हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इंडियन पॉलिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत बुक से। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आप इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत बुक्स मोर देन सफिशिएंट होती है। इनिशियली आपको मोर देन 2 मंथ्स लग सकते हैं इंडियन पॉलिटी में, अगर आप एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो। बट अगर विथ कोर्स ऑफ टाइम अगर आपने 3 से 4 बार या 5 बार रिवीजन कर लिया है तो फिर पॉलिटी आपका धीरे धीरे जो रिवीजन का जो टाइम है वो कम होता जाता है। फाइनली एक स्टेज ऐसा भी आता है कि आप 2 से 3 दिन में इंडियन पॉलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी में ये कि बुक काफ़ी लेंदी है, बट अगर आप इसमें सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको आइडिया है तो आप अगर उसको करके जाते हैं तो आपका जल्दी भी हो जाता है और क्वेश्चंस उसी से आते हैं एग्जाम में। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है। जैसे इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करें सीएससी की, तो एक ही क्वेश्चन था जो इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन जो इंडियन लक्ष्मीकांत में नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में से हो जाते। ठीक है, अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो इसमें लगभग पार्ट 1 और डिफरेंट पार्ट्स में इसके इंडेक्स में आप देख सकते हैं। बट अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो आपको अगर रिवीजन करना है, ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे डिफरेंट एक्ट्स लाए गए थे ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो इसमें जो भी एक्ट्स थे 1973, 93 और उसके अलावा अपने 1813, 1833, 53, उसके बाद अपने गवर्नमेंट एक्ट्स जो आए थे 61। तो इस एक्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, हर एक्ट्स में 2-2, 3-3 प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको देखना है। आपको जैसे कि मान लो उन्होंने पूछ लिया कि भाई 1957 एक्ट से कौन कौन से चेंजेस हुए थे, तो उसमें वाइसराय अपना बना था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो भी चेंजेस पर्टिकुलर एक्ट से हुए थे वो आपको देखना है, उन्हीं फैक्ट्स को आपको अंडरलाइन करना है। तो पहली चीज़ तो इस टॉपिक से आपको ये चीज़ देखनी है, जितने भी 7-8 एक्ट्स हैं उसमें ऊपर का जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं आपको वो देखना है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको जैसे पीएससी एग्जाम्स में क्या होता है कि वो डायरेक्ट डाटा पूछ लेते हैं कि उसमें कितने मेंबर्स थे, ठीक है, तो वो सब एग्जाम्स में नहीं आता है। बाकी इस टॉपिक में आपको ये याद करना है कि जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, और इसमें कौन स्पीकर कौन थे, वाइस स्पीकर कौन थे, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर कौन थे, ठीक है, चेयरमैन कौन थे। सो ये आपको देखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में। ठीक है, उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखना है कि कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, हमने क्या है मोर देन 60 कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उससे लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें यही देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसका ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लेंडिएस्ट है, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी इसमें प्रोविजंस है वो आपको हल्का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो साइलेंट फीचर्स में आपको ये देखना है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक प्रीएम्बल, एक तो प्रीएम्बल आपको रिटर्न में भी आना चाहिए और मौखिक भी आना चाहिए। ठीक है, इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीएम्बल में क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं, या कौन प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से वर्ड्स हैं, प्रीएम्बल का सोर्स क्या है, प्रीएम्बल में कब अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको करना है। यूनियन एंड टेरिटरी में आपको ज़्यादा ही ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिवीजन की अगर हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है। जैसे अगर आप पार्लियामेंट को कोई सी स्टेट फॉर्म करनी है तो उसमें उनको प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए रहती है। अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है तो उसमें उनकी एसेंट चाहिए कि नहीं असेंबली की। ठीक है, तो जो भी प्रोविजंस इसमें दिए हैं वो आपको देखना है कि पार्लियामेंट की पावर क्या है टू ऑर्गेनाइज द स्टेट्स। ओके, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से वो उसकी जो बाउंड्री है स्टेट्स की वो छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी पावर से वो आपको देखना है कि कौन सी मेजोरिटी से, कौन सी सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी से जो पावर पार्लियामेंट के पास है वो उसको चेंज कर सकते कि नहीं। तो वो आपको इस टॉपिक से देखना है। ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इतना आपको इसमें देखना है। सिटीजनशिप में भी आपको देखो, जैसे आपको सिटीजनशिप की हम बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस नहीं है सिटीजनशिप का। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1935 से जो भी सिटीजनशिप डिसाइड होती है कि आपको सिटीजनशिप देनी है तो वो इसी एक्ट से डिसाइड होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पर्टिकुलर सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्ट से बना था और उसी एक्ट से ही डिसाइड होता है बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है,
तो ये आपको बस इसमें ये देखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आइडिया आपको OCI का भी देखना है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये का आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें फंडामेंटल राइट, तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पूरे आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक एक एक आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक डिफरेंस जो होता है फंडामेंटल राइट एंड DPSP में, वो भी आपको देखना है। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से देखना है, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, विथ आर्टिकल्स। उसके बाद DPSP की हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट के बाद। इसको क्या इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन से अमेंडमेंट से इसमें आर्टिकल्स ऐड किए थे, जैसे कि 42 से, उसके बाद 44 हो गया, उसके बाद 86 हो गया, 97 हो गया। तो इससे कौन कौन से अमेंडमेंट एक से इसमें आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। ये UPSC का फेवरेट टॉपिक है अगर हम फंडामेंटल राइट और DPSP की बात करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको कुछ ही चीज़ देखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है, जो 11 ड्यूटीज़ दी गई हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से पार्ट में इसको डाला गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, शेड्यूल भी इसमें जब साइलेंट फ्यूचर करोगे तो उसमें शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए कि पहले शेड्यूल में कितने, जो 12 शेड्यूल हैं, तो सारे शेड्यूल के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे इस बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। अगर हम मनी बिल की बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, बट अमेंडमेंट में कोई आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। यह लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर भी इसको ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सिंपल ये देखना है कि केशव चंद्र केन जो अपना केस हुआ था, ठीक है, जो फेमस केस है केशव चंद्र भारती केस जो था, उसको आपको अच्छे से देखना है। उस जो एक उसके अलावा जो गोलकनाथ केस था, ये जो 3-4 जो केसेस फेमस केस थे, तो उनको आपको हल्का सा देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है और उसमें कौन कौन से आप चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब जैसे कि अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे से कर लिया तो आप स्टेट लेजिस्लेचर भी अच्छे से कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिमिलर इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसी को आपको अच्छे से करना है कि पार्लियामेंट्री जो हमारी इंडियन सिस्टम है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, जो हमने कहाँ से लिया, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हमारे साइलेंट फीचर्स क्या हैं। प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है जो USA में है, तो उसके फीचर्स क्या हैं, दोनों के मेरिट डिमेरिट इसमें बताया गया है, तो इसका आपको पढ़ना है। फेडरल सिस्टम में भी आपको यही देखना है कि फेडरल जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने 1935 एक्ट से लिए हैं, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं। यूनिटरी फीचर्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कनाडा से लिए हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, उसका भी आपको देखना है कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी UPSC का फेवरेट टॉपिक है। आपको इसमें जो रिलेशन है वो आपको देखना है कि कौन कौन से पावर सेंटर को दिए, स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर को दिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिवीजन किया है, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। इंटरस्टेट रिलेशन से क्वेश्चंस यही पूछ लेते हैं कि इंटरस्टेट रिलेशन कौन से आर्टिकल से फॉर्म होता है, पार्लियामेंट करती है, प्रेसिडेंट करता है। इसमें वो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि काउंसिल और डिस्प्यूट दोनों में एक बार पार्लियामेंट करती है और एक में प्रेसिडेंट करता है। और उसके अलावा इंटरस्टेट काउंसिल का प्राइमरी जो मेंबर को वो प्रेसिडेंट कौन होता है, जनरल काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है, तो ये आपको इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है। इमरजेंसी के प्रोविजंस की हम बात करें तो 3 आपको इसमें इमरजेंसी दी गई है। इमरजेंसी वाले टॉपिक में आपको यही देखना है कि कौन से आर्टिकल्स में दिया है, कौन कौन से चेंजेस 42 अमेंडमेंट से किए गए थे, 44 अमेंडमेंट से किए गए थे, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी विड्रॉल के कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या क्या प्रोविजंस करने हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल आर्टिकल्स वो इमरजेंसी के टाइम पे डिसॉल्व हो जाते हैं। आर्टिकल 19, 20, 21 तो रहेगा, आर्टिकल 19 की जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखना है इमरजेंसी प्रोविजंस में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखना है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है, ठीक है, जिसमें लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट असेंबली के मेंबर होते हैं और उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। पर जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है।
सो वो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, एज पता होना चाहिए, इम्पीचमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट की पावर कौन सी है, वीटो पावर कौन सी, क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डिनेंस पावर कौन सी है, वो भी आ जाता है कि भाई एग्जीक्यूटिव के रिकमेंडेशन पे होता है या नहीं होता है। पार्डनिंग पावर में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की कौन कौन सी है, ठीक है, कम्यूट हो, पार्डन हो, ठीक है, रिप्राइव हो, तो ये आपको इसमें देखना है, ठीक है। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम कंसेप्ट है कि इलेक्शंस आपको देखना है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस देखनी है, ओथ देखना है, ठीक है, कि ओथ कौन दिलवाता है, रिमूवल अगर होता है कितने महीनों, कितने, जैसे मैक्सिमम वो 6 मंथ के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं है, तो ये जनरल आपको इसमें देखना है। प्राइम मिनिस्टर में आपको सिंपली ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट देखना है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। उसके बाद थोड़ी सी पावर इसमें दी गई है, ठीक है, और रिलेशन दिया है प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। बस ये आपको इसमें ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें, बस जैसे इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको 4 भागों में बांटा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं था, 3 भागों में उसमें डिवीज़न किया है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सो ये आपको उसमें देखना है, ठीक है। ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक बहुत ये वाले इजी टॉपिक्स हैं। कैबिनेट कमेटी की हम बात करें तो जो कमेटी होती है परमानेंट और एडहॉक कमेटी, तो आपको कमेटी देखनी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो कमिटीज़ आपको देखनी है, इंक्वायरी कमेटी वाला, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक और कमेटी है, तो वो 3 कमेटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको देखना है इसमें कि वो कमेटी कैसे, कौन से एक्ट से बनी है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन उसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें कैबिनेट कमेटी में देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी पॉलिटी में है वो है पार्लियामेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस पार्लियामेंट से ही आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को आपको अच्छे से देखना है। पार्लियामेंट में आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट में कंपोजिशन है दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, जैसे 3 आपके सेशन होते हैं, ठीक है, उसमें भी 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। मेंबरशिप आपकी कैसी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है, जैसे एज आपकी लगभग, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 25 साल है, राज्यसभा की बात करें तो 30 ईयर है, ठीक है। फिर इसमें स्पीकर की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है पार्लियामेंट में, स्पीकर, उसके उनकी पावर्स को बताया गया है। लीडर ऑफ इन पार्लियामेंट पे, जिसे इस बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने लीडर ऑफ पार्लियामेंट पे, ठीक है, कि वो स्टेटरी है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, क्योंकि, ठीक है। उसके बाद जॉइंट सीटिंग होती है, ये आपको देखना है। बजट देखना है। तो ये जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक है इसको तो आपको पूरा ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी वही रिपीट हुई है जो कमेटी हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट कमेटी है, बाकी हाउस कमेटी है, छोटी कमेटीज़ हैं, बट वो 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ आपको देखना है। पार्लियामेंट्री फोरम आपको इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें आपको सिंपल जो फोरम्स हैं उसके कौन मेंबर होते हैं, उसमें डिप्टी स्पीकर ही मेंबर होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फोरम का। उसके बाद पार्लियामेंट्री ग्रुप की बात करें तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको कंपोजिशन देखनी है, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, और उसके बाद रिटायर्ड जज इनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद जुडिक्शन आपका देखना है, यूपीएससी ने इस बार जैसे जुडिक्शन पे क्वेश्चन पूछा था, ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की वो आपको इसमें देखना है। जुडिशियल रिव्यू पे भी क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको देखना है कि जुडिशियल रिव्यू कंटेम्प्ट ऑफ, ये जुडिशियल जो रिव्यू था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन आया था, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जुडिशियल रिव्यू की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, पीआईएल की हम बात करें, तो ये जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर पार्ट 4 की हम बात करें तो जो पार्ट 4 है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 5 जो पार्ट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो पार्ट था, पार्ट 5 उसमें, सॉरी पार्ट 3 जो था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो सिमिलर ही यही आपका गवर्नर आपको सेम चीज़ है, ज़्यादा इसमें रिपीटेशन है सिर्फ। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर अच्छे से करा तो चीफ मिनिस्टर आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हुई है, ठीक है। गवर्नर का भी सेम चीज़ है, कुछ चीज़ों में गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन पावर ज़्यादा होती है। उसके बाद गवर्नर के पास जो पावर होती है, लाइक आर्टिकल्स 200 के अंदर वो डिस्क्रिप्शन पावर होती है कि वो जो अपने बिल्स होते हैं असेंबली के, वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ इसमें कंपैरिजन बताया गया है, तो गवर्नर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो आप ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर आपने पार्लियामेंट अच्छे से कर लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। अब जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप देखोगे तो जैसे दोनों हाउस हैं यहाँ पर, काउंसिल और असेंबली, तो यहाँ पर बस ये डिफरेंस होता है मेनली कि यहाँ पर ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और मैक्सिमम जो बिल होता है वो
मैक्सिमम 4 महीने के लिए, 4 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, ठीक है, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना देता है। बाकी जैसे काउंसिल कितनी, कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन से प्रोविजन से काउंसिल बनती है, जैसे मेंस में आ जाता है ये यूपीएससी के मेंस में। ऐसे ही अगर आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कर लिया तो आपका हाई कोर्ट भी हो जाएगा। इसमें भी आपको सेम चीज़, कंपोजिशन और क्वालिफिकेशन, टेन्योर, और यही आपको इसमें करना है। ट्रिब्यूनल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिब्यूनल आपको यही देखना है कि कौन से एक्ट से, लाइक आर्टिकल 42 से ऐड किया गया था, कौन से पार्ट में ऐड किया गया था, वो देखना है। सब कोर्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरल आइडिया आपको हल्का होना चाहिए, ठीक है, कि कौन आप जनरल कोर्ट में, जनरल जो सबनेट कोर्ट होते हैं उसमें कौन अपॉइंट करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर अपॉइंट करता है। तो इस टाइप से आपको इसमें पता होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन से क्वेश्चंस नहीं आते, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जनरल देखना है कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992, उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे, जो कंपलसरी थे और जो नॉन कंपलसरी हैं, ठीक है। तो वो उसमें आपको देखना है। उसके बाद आपको इसमें ये भी देखना है कि कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी, ठीक है। तो ये कमेटी आपको LM सिंघवी कमेटी जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिकमेंडेशन थी। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। म्यूनसिपालिटीज़ का भी सिमिलर कंसेप्ट है। आपको जनरल पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन से एक्ट से और कौन कौन से कंपलसरी प्रोविजंस हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें जो आर्टिकल 69 था उसमें उससे कौन कौन से पावर्स दिए गए थे। जैसे हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो स्टेट असेंबली की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। यहाँ पर बट एक्सेप्शन होता है, जो यूनियन टेरिटरी होती है यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट करता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा की बजाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और बाकी उसमें जो भी प्रोविजन है कि यहाँ पे 10% का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की हम बात करें, लोकसभा की बात करें, तो बाकी स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पे 15% का कंसेप्ट है, जो 91 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आपको देखना है कौन कौन से प्रोविजंस हैं। आर्टिकल जो अपने आर्टिकल जो शेड्यूल 5th और 6th में से दिया गया है, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है अगर आर्टिकल 5 की बात करें। उसके आर्टिकल 6 में ऑटोनोमस काउंसिल बनती है। जैसे इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया अगर आपका 5th शेड्यूल में होता है तो उसके पास क्या पावर आ जाती है। तो जो एरिया है वो आप ट्राइबल से नॉन ट्राइबल एरिया में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो था वो ऑटोनोमस एक एरिया बन जाएगा, ऑटोनोमस पावर, तो वो 6 शेड्यूल से होता है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ हम देखें तो यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टार्ट होती है। तो ये जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन हो, यूपीएससी हो, तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन याद करना है कि इलेक्शन कमीशन कितने होते हैं, ठीक है, उनके पास पावर कितनी होती है, उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिक यूपीएससी में भी सेम है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं नहीं, मेंबर कितने होते हैं, उनका रिमूवल कैसा होगा। तो इसमें सारे ही जो टॉपिक्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल, ओबीसी को जैसे 102 के अकॉर्डिंग लाया गया, ठीक है। सो इसमें जो चेंजेस किए हैं वो आपको देखना है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के आपको अच्छे से देखना है। अटॉर्नी जनरल आपको देखना है, एडवोकेट जनरल देखना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। सिमिलरली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग देखना है। उसमें आपको सिंपली ये देखना है कि कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये यूपीएससी पूछ लेती है। सिमिलरली नेशनल एम्प्लॉयमेंट कमीशन में भी आपको जनरल कंपोजिशन, एस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं सिमिलर आपके अपॉइंटमेंट जो होता है वो देखना है। तो सारे जो टॉपिक्स हैं ऊपर का आपको इसमें देखना है, ठीक है। सीबीआई हो, लोकपाल हो, जैसे सीबीआई में अभी चेंज हुआ था लोकपाल बिल से, तो आपको वो भी देखना है। एनआईए देखना है, जितने भी इसमें जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद बाकी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे, इलेक्शन आपको देखना है, इलेक्शन लॉ आपको देखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको देखना है, यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रल रिफॉर्म की हम बात करें तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सीएसई में, ठीक है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ एक इंपॉर्टेंट है, बाकी जो टॉपिक्स है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें लक्ष्मीकांत को पढ़ना है और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है लक्ष्मीकांत में। लक्ष्मीकांत ऑलरेडी नोट्स में बनी, आपको सिर्फ करना ही होता है कि आपको रिवीजन जब करना होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम इस टॉपिक की बात करें, अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें,
तो आपको करना ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद अगर आपने उसको एक बार अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, तो आपको फर्दर मान लो जैसे ये टॉपिक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, तो इस टॉपिक में आपको इंडियन रूल्स दिए हुए हैं, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स आए हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो एक्ट्स में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुए थे, जैसे कि इस 1973 के एक्ट्स में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मतलब उसको डेजिग्नेशन दी थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर फैक्ट ये हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया था, उसके बाद उसमें जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें सबोनेट कर दिया था गवर्नर जनरल को, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे एक्ट पढ़ते हो 1983 के, तो इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे मोनोपोली खत्म कर दी थी, आपने इसको अंडरलाइन किया, ठीक है। अब आप इसको जो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप इसको आगे बढ़ जाओ। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये नोट्स के फॉर्म में आप जितनी बार रिवीजन कर लोगे उतना ही ज़्यादा आप उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको इसमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बता चुका हूँ कि जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो भी थे, शेड्यूल, ये सीएफपीएफ स्पेशली सीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।